अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो क्या आपने ये सोच के देखा है, अगर पाकिस्तान भारत पे न्यूक्लियर बम अटैक कर देता है, मतलब परमाणु बम अटैक करता है, तो क्या भारत की कितनी नुकसानी हो सकता है। इसमें कितना बड़ा हादसा लोगों को झेलना पड़ेगा और भारत सरकार को झेलना पड़ेगा। आइए आज इस वीडियो में पूरे के पूरे ग्राफ समझते हैं इसके बारे में। A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. न्यूक्लियर बम जो हर देश एक दूसरे के बीच जब लड़ाई होती है तो धमकी देता है कि मैं तुम्हें न्यूक्लियर बम से तबाह कर दूंगा, तुम्हें कहीं तक नहीं छोड़ूंगा। न्यूक्लियर बम ऐसा मात्र हथियार है जिससे किसी भी देश में या किसी भी सिटी में अगर एक बार उसे छोड़ दिया जाए, अटैक कर दिया जाए, विस्फोट कर दिया जाए, तो पूरे के पूरे सिटी तबाह हो सकता है। उसके आसपास के एरिया पूरे के पूरे नष्ट हो सकता है। ये उसी न्यूक्लियर के बारे में जो बात किया जा रहा है जिस समय अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा यानी जापान में अटैक किया था, जिसके वजह से जापानीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर सोच के देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, तो दोनों देशों में से कोई एक देश अगर किसी भी देश में अटैक कर देता है तो क्या होगा, कितनी बड़ी नुकसान हो सकती है। आज इस वीडियो में पूरे के पूरे ग्राफ समझो। न्यूक्लियर बम के पहले मैकेनिज्म के बारे में समझ लेते हैं। एक छोटा न्यूक्लियर बम जो 1 से 2 किलोमीटर के अंतराल में पूरे तहस नहस कर सकता है, पूरा बर्बाद कर सकता है। इतनी रेडिएशन होता है उसमें, इतना वेव निकलता है। 5 किलोमीटर के अंतराल में पूरे सीरियस डैमेज कर सकता है और 10 किलोमीटर के अंतराल में वो शीशे टूटने जैसे विंडोज, ऐसी वेव, इतनी वेव निकलती है की शीशे टूट सकती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के विंडोज टूट सकते हैं। ये तो मैंने बात किया एक छोटे न्यूक्लियर का। अब बात करते हैं एक बड़ा न्यूक्लियर बम विस्फोट का। एक बड़ा परमाणु बम जो 1 मेगा टन की हो, वो अगर फटता है तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। 1 मेगा टन न्यूक्लियर बम को फटने से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की अंतराल में, एरिया में पूरे तहस नहस कर सकता है, पूरा बर्बाद कर सकता है। उसमें इतने रेडियस, मतलब इतना वेव फ्लैश निकलता है ना, उसके वेव से ही इंसान को पूरा नुकसान कर देता है, तबाह कर देता है, पूरे एरिया को तहस नहस करके रख देता है। और 30 से 50 किलोमीटर के अंतराल में उसके जो वेव फ्लैश होता है, एरिया को कवर कर सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर न्यू दिल्ली में 1 मेगा टन न्यूक्लियर बम को विस्फोट किया जाता है तो उस पूरे एरिया को कैप्चर कर सकता है। नोएडा पूरा सिटी लेकर के उस एरिया को कवर कर उसे पूरा तबाह कर सकता है। उससे इतना खतरनाक रेडिएशन, उससे खतरनाक वेव निकलता है ना, फ्लैश लाइट निकलता है, जिसके वजह से पूरे बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स के शीशा को तोड़ सकता है, फोड़ सकता है और विंडोज़ को भी तोड़ मरोड़ सकता है और लोगों की कपड़े में भी आग लग सकता है, क्योंकि उसमें से इतना वेव निकलता है जिसके वजह से उसके अंतराल में जितने लोग होंगे ना, वो जल जाएंगे। रेडियो एक्टिव फॉलआउट, जब एक परमाणु बम फटती है तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैल जाती है। 100 से 1000 किलोमीटर तक दूर हवा में फैलकर उसको इफेक्ट, पूरे वायु प्रदूषण को इफेक्ट कर देता है, जिससे ह्यूमंस जब सांस लेती है तो उसके लंग्स पे इफेक्ट करता है, जिसके वजह से लोगों की मृत्यु तुरंत हो जाती है। और यही नहीं, सिर्फ हवा में ही नहीं, बल्कि यहाँ तक एग्रीकल्चर सिस्टम, मतलब कि जमीन, मिट्टी को, सॉइल को पूरे बर्बाद कर देता है,
तहस नहस कर देता है, जिससे एग्रीकल्चर करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, किसी भी फूड को ग्रो करने में बहुत परेशानी होती है। एक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने से जितने सारे एग्रीकल्चर सिस्टम और यहाँ तक ये हवा, पानी, सब चीज़ को प्रदूषित कर देता है, हमारे ओजोन लेयर को इतना नुकसान पहुँचाता है और ज़मीन पे रहने वाले हर एक सिस्टम, नेचर, पेड़ पौधे, हर चीज़ों को पूरे तरीके से बर्बाद करता है, जिसके वजह से आने वाला पीढ़ी या काफ़ी लंबे समय तक एग्रीकल्चर में दिक्कत होता है और लोगों को सरवाइव करने में दिक्कत होता है। शायद इसलिए लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होता है तो लोगों में भय और माइंड में डिप्रेशन जैसे अलग अलग तरीके के डिजीज़ ह्यूमंस में एक्टिव हो जाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब जापान में नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम 15 किलो टन का परमाणु बम विस्फोट हुआ था, उसके बाद लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई थी, तुरंत डेथ हो गया था और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे और उसके आसपास की एरिया को रेडिएशन से कवर कर लिया, जिसके वजह से आने वाला जनरेशन और उसी समय तुरंत बहुत लोगों की नुकसान हुई। ये तो बात होगी कि अगर ज़मीन पे न्यूक्लियर बम फटता है तो क्या होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर स्पेस में न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट किया जाता है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, कितनी बड़ी तबाही मचेगी। अगर न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम को विस्फोट हवा में किया जाता है, मतलब स्पेस में विस्फोट किया जाता है, तो इससे सबसे बड़ा हमारे EMP पे असर करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। मतलब जितने सारे कम्युनिकेशन हैं, मोबाइल नेटवर्क, जितने सारे सैटेलाइट्स हैं, जितने हमें कनेक्ट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन जुड़ी हुई है, उस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इतना तहस नहस करेगा ना, जिसको लेकर हमारी कनेक्टिविटी और ओजोन लेयर को पूरा तहस नहस पूरा बर्बाद कर सकता है। और ओजोन लेयर में जितने क्लियर ऑक्सीजन हैं, उन सभी ऑक्सीजन को तबाह कर सकता है, मतलब कि ऑक्सीजन को जला के राख कर देगा, जिससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती है और लोग शायद तुरंत मर सकते हैं। क्योंकि हवा में जब परमाणु बम को विस्फोट किया जाएगा तो सबसे बड़ा हमारे इकोसिस्टम, मतलब कि इकोनॉमिक सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब भी हवा में न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम को विस्फोट किया जाएगा तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और गवर्नमेंट को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेगी और शायद गवर्नमेंट को भी इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे फिर से रिन्यू करने के लिए। क्योंकि जब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा तो फिर हमें ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट और जितने सारे कनेक्टिविटी है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। सरकार की पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, जिससे सरकार की अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि सरकार को अर्न करने के लिए उसको व्यापार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार की कनेक्टिविटी एक दूसरे से दूसरे देश में नहीं रहेगा तो शायद सबसे बड़ा भुगतान सरकार को भुगतना पड़ेगा। शायद यही कारण है जब एक देश दूसरे देश के बीच में लड़ाई होती है यानी वॉर होता है, तब उस समय इस परमाणु बम को वॉर मतलब कि विस्फोट करने से रोकती है। एक सरकार दूसरे सरकार से ये विनती कर, क्योंकि परमाणु बम विस्फोट करना समस्या का समाधान नहीं होता है। शायद यही कारण है जब रसिया और यूक्रेन के बीच जब वार हो रही थी या गाज़ा और फ़लस्तीन के बीच जब वार हो रही है, तो इन दोनों के बीच न्यूक्लियर बम का विस्फोट नहीं किया गया। क्योंकि न्यूक्लियर बम विस्फोट करने का मतलब पूरे एरिया को ख़त्म कर देना, आने वाला जनरेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। कई सालों तक वहाँ लोग इफ़ेक्टेड बर्थ लेंगे, जन्म ले सकता है, जिसके वजह से उसकी पीढ़ी पूरे के पूरे तहस नहस खराब हो सकती है। क्योंकि मिसाइलें दागना और बमबारी करना ये शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान हो सकता है। मतलब कि अगर कोई मिसाइलें दागे जाती है तो उस एरिया को सिर्फ नुकसान होगा, जैसे बिल्डिंग्स या कोई ऐसे सिस्टम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज़ पे तबाह होगी, या कोई टेररिस्ट इलाका है या आर्मी फोर्सेस है, सिर्फ वहीं पे बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमाणु बम अगर विस्फोट किया जाता है तो उस एरिया को लेकर के
और जितना तक जहाँ तक उसकी रेडिएशन फैलेगी उसको भी कवर कर सकता है। ये तो हमने समझ लिया है परमाणु बम के इकोसिस्टम मतलब मैकेनिज्म। अब समझते हैं थर्मल रेडिएशन। जब परमाणु बम फटने के बाद रेडिएशन कितने दूर तक जा सकती है और क्या क्या तबाही मचा सकती है। जब कोई परमाणु बम विस्फोट किया जाता है तो इंस्टेंट फ्लैश ऑफ लाइट होता है। मतलब फ्लैश ऑफ लाइट क्या होता है? फ्लैश ऑफ लाइट का मतलब होता है जब बम ब्लास्ट करता है उससे निकलने वाली आग और उससे निकलने वाली धुआं का जो फायर बॉल बनता है उसी को कहते हैं फ्लैश ऑफ लाइट। और वही फ्लैश ऑफ लाइट वो काफ़ी दूर तक ओजोन लेयर में भी जाता है और उस एरिया को भी कवर करता है जहाँ पे परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट किया गया। जब वही परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम को जब विस्फोट किया जाता है तो उससे निकलने वाली वेव यानी हीट वेव वो सूरज के लाख गुना ज़्यादा डिग्रीज हीट वेव निकलती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होता है। उसके एरिया में उसके संपर्क में आते ही लोगों के बॉडी में आग लग सकता है, पूरा जल के राख हो सकता है। वही जो हीट टेम्परेचर यानी जो सेल्सियस होता है काफ़ी गर्म होती है, जो बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है। शायद यही कारण है जब परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है यानी जब उसका टेस्ट किया जाता है, कोई भी सरकार जब परमाणु बम की परीक्षण यानी टेस्ट करती है तब उस परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम को समुद्र के बीच में उसको टेस्ट किया जाता है। मतलब समुद्र के बीच में उसे विस्फोट किया जाता है, जिससे पानी का वेव काफ़ी हाइट काफ़ी ऊंचे स्तर तक पहुंचती है। शायद आपने ये देखा होगा, ऐसी वीडियो कभी ना कभी आपने देखा होगा। शायद इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जब परमाणु बम को विस्फोट किया जाता है पानी में, इसका वेव कितना हाइट कितना ऊपर तक उठता है। शायद यही मेन रीज़न है जिससे परमाणु बम को एक सूखे एरिया में मतलब कि ऐसे एरिया में विस्फोट नहीं किया जाता है जहाँ पे काफ़ी भारी तबाही मचा सकता है, जहाँ पे रेडिएशन निकल कर इसकी टेम्परेचर और इसका हीट वेव लोगों को नुकसान पहुँचा सके, हमारे नेचर को हमारे प्रकृति को नुकसान पहुँचाए। शायद यही कारण है जो पानी में इसका परीक्षण किया जाता है। 1 मेगाटन न्यूक्लियर पावर जब बम ब्लास्ट किया जाता है, विस्फोट किया जाता है, तो 24 आवर से लेकर के 48 आवर तक इसकी इतनी भयानक रेडिएशन होता है जिसके वजह से लोगों में इतनी इंस्टेंट डिजीज़ मतलब कि इतने इंस्टेंट उसे जला करके उसके रेडिएशन से ख़त्म कर सकता है जिसका अनुमान शायद कोई नहीं लगा सकता। ये तो इंस्टेंट इम्पैक्ट पड़ना और इसका सालों सालों तक आने वाला समय तक लोगों में कैंसर जैसे अलग अलग तरीके का बीमारी पैदा होने लगता है शरीर में, जिसके वजह से लोग काफ़ी समय तक मर जाते हैं और आने वाला जनरेशन जो काफ़ी लंबे समय तक वो जीवित नहीं रहते, उनको कम उम्र में ही कैंसर जैसे अलग अलग तरीके के डिजीज़ परमाणु बम विस्फोट होने की वजह से ही उनमें अलग अलग तरीके के डिजीज़ होने लगती है, जिसके वजह से माइंड पे हमारा असर पड़ता है और जितने सारे हमारे बॉडी का इकोसिस्टम है उस पे सबसे ज़्यादा असर करता है परमाणु बम विस्फोट होने से। जब परमाणु बम नागासाकी हिरोशिमा पे अटैक किया गया था मतलब विस्फोट किया गया था, वो ईयर था 9 अगस्त 1945। उस समय नागासाकी हिरोशिमा पे अटैक किया गया था, जिसके वजह से तुरंत इंस्टेंट लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों की इंस्टेंट डेथ हो गई थी। ये तो मैंने सभी इकोसिस्टम परमाणु बम के थर्मल रेडिएशन से लेकर के उसके हीट वेव सभी चीज़ों पे मैंने बात किया। अब बात कर लेते हैं कि अगर कहीं पे परमाणु बम का विस्फोट होता हो, मतलब कि परमाणु बम विस्फोट किया जा रहा हो युद्ध के दौरान, वार के दौरान, तब आप उस समय अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं। इसका एक उपाय है किसी भी अंडरग्राउंड हो जाना। जब भी कभी भी परमाणु बम का विस्फोट हो तो सबसे बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने आप को सेफ रखना। तो अंडरग्राउंड अगर देखें कोई ऐसी जहाँ पे अंडरग्राउंड हो सकते हैं, शायद वहाँ पे कुछ हद तक बचा जा सकता है अपने आप को, नहीं तो शायद इसके अलावा बचना बहुत ही नामुमकिन है। सिर्फ अलग से नागासाकी हिरोशिमा पे जो अटैक हुआ था, मतलब जापान में यूएसए ने जब अटैक किया था, परमाणु बम को विस्फोट किया गया था,
उस बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, उस टॉपिक पे मैं पार्टिकुलर बनाऊंगा, जिसको लेकर के मैं सभी चीज़ों को कवर करके आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उस टॉपिक को लेना मतलब एक लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए आप पार्टिकुलर कमेंट करो, और शायद दूसरे टॉपिक पे जानना चाहते हो तो उस टॉपिक के बारे में भी कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा हो अपने दोस्तों के पास भी भेजो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास वीडियो तुरंत पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।